इंडेप चैनल की बेड टाइम स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि स्टोरी स्टार्ट हो, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। यदि आप मोबाइल पर यह कहानी सुन रहे हैं तो मोबाइल को साइड में रखकर वॉल्यूम कम रखें, स्क्रीन ना देखें और आंखें बंद कर लें। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए और लाइट डिम ब्लू होनी चाहिए। कमरे में पूरा अंधेरा ना करके 0 वाट का ब्लू लाइट बल्ब यूज़ करें, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टिमुलेट होगा, जो गहरी नींद लेने में आपकी सहायता करेगा। यह कहानी इंसोम्निया यानी अनिद्रा, टेनाइटस यानी कान बजना, स्ट्रेस और एंजाइटी से ग्रस्त लोगों को राहत देगी और गहरी नींद लेने में सभी की सहायता करेगी। तो आप आंखें बंद करके सुने। आज हम बात करने वाले हैं समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि समय क्या होता है, और यदि परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो टाइम इज़ द अपीयरेंट प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, यानी समय घटनाओं का भूतकाल से भविष्यकाल की ओर आगे बढ़ना है। वास्तव में समय को कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये सभी के लिए अलग अलग होता है। समय को दरअसल अनुभव किया जाता है, और ये पूरी तरह से अनुभव करता यानी व्यक्ति पर निर्भर करता है। हालांकि अवधि यानी पीरियड एक एब्सोल्युटली ट्रू फिनोमिना है। मान लीजिए दो दोस्त एक सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देख रहे हैं। एक को फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन दूसरे को बहुत ही बोरिंग। 2 घंटे की फिल्म के बाद वो दोस्त जिसे फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, उसे अनुभव होगा कि समय काफ़ी जल्दी बीत गया। लेकिन जिसे फिल्म बोरिंग लग रही थी, उसे अनुभव होगा कि समय बीत ही नहीं रहा, और वो पता नहीं कितने घंटों से सिनेमा हॉल में बैठा हुआ है। ये पूरी तरह सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ अनुभव होगा। लेकिन दोनों ही दोस्तों ने सिनेमा हॉल में 2 घंटे बिताए हैं। 2 घंटों की अवधि के दौरान वो दोनों सिनेमा हॉल में ही रहे, और ये पूरी तरह सत्य और ऑब्जेक्टिव फिनोमिना यानी वस्तुनिष्ठ घटना होगी। वस्तुनिष्ठ घटना में समय किसे किस तरह महसूस होता है, इस पर विचार नहीं किया जाता। केवल यही सत्य माना जाता है कि दोनों दोस्त 2 घंटों की अवधि के दौरान सिनेमा हॉल में ही रहे, और इन 2 घंटों में पूरा ब्रह्मांड 2 घंटे आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस आगे बढ़ने का क्या अर्थ है? इन 2 घंटों में दोनों दोस्तों के जीवन से 120 मिनट कम हो चुके हैं, जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए दोनों फिल्म देखने की जगह कुछ और कर रहे होते या कुछ भी ना कर रहे होते, तो भी इस अवधि में ब्रह्मांड 2 घंटे आगे बढ़ चुका होता, और दोनों दोस्तों के जीवन से तब भी 120 मिनट कम हो चुके होते। इससे इतना तो साफ है कि समय एक दिशा में आगे बढ़ता है, और इसमें पीछे नहीं जाया जा सकता। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या समय में पीछे नहीं जाया जा सकता? क्या समय एक ऐसी सड़क है जिस पर आपको आगे ही बढ़ना है? इसमें कोई लेफ़्ट, कोई राइट या कोई बैक नहीं है। आम जिंदगी में हम मानते हैं कि हमारा हर काम समय के हिसाब से होता है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ समय के हिसाब से ही चलता है। लेकिन हमें आज तक ये पता ही नहीं है
कि समय क्या है। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि समय क्या है। सवाल जितना मामूली है, जवाब उतना ही कठिन है। अभी कुछ देर पहले हमने समय की परिभाषा देखी कि समय घटनाओं का भूतकाल से भविष्यकाल की ओर आगे बढ़ना है। यानी आप समय में केवल एक ही दिशा में चल सकते हैं, और यदि आपने दिशा बदली तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक इंसान जब पैदा होता है तब वो एक नवजात होता है। धीरे धीरे समय बीतता है। वो नवजात से बच्चा, बच्चे से किशोर, किशोर से वयस्क, वयस्क से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध, और अंत में खत्म हो जाता है। ये सब कुछ एक क्रम में चलता है। लेकिन यदि वही इंसान नवजात से बच्चा ना बनकर सीधे प्रौढ़ बन जाए, इसके बाद प्रौढ़ से किशोर, और किशोर से फिर से नवजात, यानी वो समय में दाएं, बाएं, आगे और पीछे हर जगह यात्रा कर सके, तो क्या समय, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जैसा है, वो उस व्यक्ति के लिए बदल जाएगा? अगर केवल एक व्यक्ति के लिए भी ऐसा होता है तो स्पेस टाइम का फैब्रिक बुरी तरह से गड़बड़ा जाएगा और दुनिया ऐसी घटनाओं की साक्षी बनेगी जो कि कल्पनाओं से परे होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि समय वो है जो ब्रह्मांड में अव्यवस्था फैलने से रोकता है, हर चीज़ का एक निश्चित क्रम बनाए रखता है। तो समय यात्रा संभव कैसे है? दुनिया के हर समझदार व्यक्ति ने जीवन में कभी न कभी समय में आगे या पीछे जाने की कल्पना ज़रूर की होगी। मैंने की है, आपने भी की होगी। लेकिन वास्तव में समय में आगे या पीछे हम क्यों जाना चाहते हैं? और अगर ध्यान दिया जाए तो हम में से ज़्यादातर लोग समय में केवल पीछे ही जाना चाहते हैं, और इसके दो ही कारण समझ में आते हैं। पहला, हम भूतकाल में हुई कुछ घटनाओं को बदलना चाहते हैं, और दूसरा, हम भूतकाल में हुई कुछ घटनाओं को दोबारा अनुभव करना चाहते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग भूतकाल में ही जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग, भले ही उनकी संख्या बहुत कम हो, भविष्य में भी ज़रूर जाना चाहेंगे। मान लीजिए मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं $1 करोड़ की इनाम राशि का एक लॉटरी का टिकट खरीदने का सोच रहा हूँ। ऐसा टिकट जो कि 6 महीने बाद ओपन होगा। अब मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि समय में आगे जा सकती है। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि मैं वही टिकट खरीदूँ जो कि 6 महीने बाद मुझे $1 करोड़ देने वाला है। अब मैं उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूँ और समय में आगे की तरफ यात्रा करता हूँ। मैं काफ़ी तेज़ गति से यात्रा कर रहा हूँ, मान लीजिए प्रकाश की गति से भी तेज़। लेकिन जब मैं समय में 6 महीने आगे पहुँचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे केवल शून्य दिखाई देता है, नथिंगनेस, सिंगुलैरिटी या फिर डार्कनेस। क्योंकि अभी तक वो घटनाएं हुई ही नहीं हैं जो उस लॉटरी का नंबर जारी करेंगी। वो लॉटरी जो $1 करोड़ का इनाम जीतने वाली है। जो लोग भी ये काम करने वाले हैं, मान लीजिए आयोजक, वो तो अभी 6 महीने पीछे ही हैं। जब तक वो लॉटरी का नंबर डिसाइड नहीं करते तब तक मुझे भी कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि समय की परिभाषा के अनुसार समय घटनाओं का भूतकाल से भविष्यकाल की ओर आगे बढ़ना है। जहाँ से मैं आया हूँ वो वर्तमान काल है। वर्तमान काल ही भूतकाल बनता है, और वर्तमान काल ही
भूतकाल के लिए भविष्यकाल होता है। अभी मुझे आयोजकों को समय देना होगा। मुझे तब तक का समय देना होगा जब तक कि वो किसी खास नंबर को सिलेक्ट ना कर लें, वो नंबर जो जीतने वाला है। और जब तक ऐसा होगा तब तक पूरा ब्रह्मांड समय में आगे आ चुका होगा और मेरे पास केवल एक अनिश्चित संभावना, या ये कह सकते हैं कि केवल किस्मत से ही मुझे वही टिकट मिलेगा जो $1 करोड़ की राशि जीतने वाला है। तो इस तरह समय में आगे आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। शायद इसीलिए महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि हम भविष्य को केवल देख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। दरअसल समय एक ऐसा भ्रम है जो केवल तब तक ही हमें परेशान कर सकता है जब तक कि हम मैटर यानी पदार्थ से बने हुए इस शरीर में हैं। ब्रह्मांड के तत्वों से बना यही शरीर हमें समय में आगे या पीछे जाने से रोकता है। लेकिन कॉन्शियसनेस या चेतना पर ऐसा कोई अवरोध लागू नहीं होता। हम अपने विचारों में एक पल में ही करोड़ साल पीछे भी जा सकते हैं और अरबों साल आगे भी जा सकते हैं। लेकिन विचार केवल विचार होते हैं, वास्तविकता नहीं, क्योंकि ये हमें कोई अनुभव नहीं देते। लेकिन क्या हो यदि हम ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां इस शरीर की ज़रूरत ही ना हो, दुनिया प्योर कॉन्शियसनेस पर ही चले, जहां समय में आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी जाया जा सके, जहां भूतकाल में हुई या फिर भविष्यकाल में होने वाली घटनाओं को बदला जा सके। नॉस्टैल्जिया, शायद आप में से कई लोगों ने ये शब्द सुना हो। समय में पीछे जाने की इच्छा, खासकर अपने बचपन या जवानी में। एक ऐसी ही कोशिश हाल ही में फेसबुक ने की थी, फेसबुक मेटावर्स के रूप में, जिसे वर्चुअल रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता कहा जाता है। इसमें इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी का बहुत ही शानदार और सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन बनाया गया, जिसमें इंसान एक आभासी दुनिया में चला जाता है। वो किसी से भी मिल सकता है, कहीं भी जा सकता है, इन नो टाइम, और कुछ भी कर सकता है, ये जानते हुए भी कि ये रियलिटी नहीं है। कई लोग, इनफैक्ट काफ़ी लोग, मेटावर्स में टैप होकर रह गए। वो लोग इससे बाहर ही नहीं आना चाहते थे, वो उसी आभासी दुनिया में रहना चाहते थे, क्योंकि मेटावर्स में वो समय में आगे या पीछे भी जा सकते थे, घटनाओं को दोबारा जी सकते थे और घटनाओं को बदल भी सकते थे। आफ्टर ऑल यही तो हम चाहते हैं, समय में आगे और पीछे जाना, घटनाओं को दोबारा जीना और घटनाओं को अपने हिसाब से बदलना, भले ही वर्चुअली सही, लेकिन मेटावर्स में ऐसा कई लोगों ने किया। और यहाँ समय का वही पहलू सामने आया जो कुछ देर पहले एक सिनेमा घर में फिल्म देखते हुए दो दोस्तों ने महसूस किया था, यानी व्यक्तिनिष्ठ पहलू या सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। यही सब्जेक्टिव एस्पेक्ट हमारे लिए रियलिटी यानी वास्तविकता का निर्माण करता है। जो चीज़ मुझे अनुभव होती है वही मेरे लिए वास्तविकता भी होती है। और यही कारण था कि कई लोग मेटावर्स में फंस कर रह गए, वही उनके लिए वास्तविकता बन गई। और इस कारण से ही मेटावर्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। मेटावर्स में भौतिक शरीर समय में आगे या पीछे नहीं गया था, केवल सेंसेस या इंद्रियां या फिर दिमाग, या सही शब्दों में कहा जाए तो चेतना, इसे चेतना कहना ही सही होगा। केवल चेतना ही आभासी दुनिया में आगे या पीछे जा रही थी। इससे साफ होता है कि जब तक हम फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर की कैद में हैं, कम से कम तब तक तो समय यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि इस शरीर पर ब्रह्मांड के नियमों के साथ साथ
हर तरह का विरोधाभास भी लागू होता है। अब बात आती है कि वर्तमान में टाइम ट्रैवल का क्या अर्थ है। क्या कोई ऐसी सुपर पावर वाली मशीन बनाई जा रही है जो वर्म होल पैदा कर सके, या इसके लिए हमें किसी ब्लैक होल में जाना होगा, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी होती है। वहाँ समय या स्थान नहीं होता। वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप समय में कहीं भी जा सकते हैं या कहीं भी नहीं जा सकते। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का यही मानना है। लेकिन अगर एक बहुत ही छोटे बिंदु पर ध्यान दिया जाए तो ये मान्यता पूरी तरह गलत साबित होती है। वो बिंदु ये है कि अगर ब्लैक होल के सेंटर में से गामा रेज निकल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच कोई ना कोई इंटरेक्शन तो चल रहा है। वहाँ कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन हो रही है। फोटॉन्स बन रहे हैं, फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, रेडियो वेव्स बाहर आ रही हैं, और ये सब समय के बिना नहीं हो सकता। और अगर ऐसा ही है तो ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी भी नहीं हो सकती। और यदि सिंगुलैरिटी नहीं है तो समय में आगे या पीछे भी नहीं जाया जा सकता। यानी समय यात्रा करने के लिए ब्लैक होल्स भी हमारे किसी काम के नहीं हैं। अब बात आती है कि जब फिजिकल बॉडी के साथ समय यात्रा का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो क्यों लोग ऐसा दावा करते हैं कि ये संभव है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक दुनिया भर में समय यात्रा की हज़ारों कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि समय यात्रा की जितनी भी कहानियाँ हैं लगभग सभी में एक या कुछ लोग काफ़ी तेज़ गति से पृथ्वी से कहीं दूर या किसी दूसरे आयाम में गए, और जब वो वापस आए तो पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल चुका था। ऐसी एक कहानी महाभारत में भी आती है जो बहुत ही फैसिनेटिंग और टाइम ट्रैवल का, साथ ही स्पेस ट्रैवल का भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से देती है। हालांकि कई लोग इसे टाइम ट्रैवल ही मानेंगे, लेकिन मैं इसे स्पेस ट्रैवल की तरह मानूंगा। इस कहानी से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि यदि कोई व्यक्ति लंबा समय तक अंतरिक्ष में रहता है तो उसके शरीर पर अंतरिक्ष का क्या प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। ISS या स्पेस स्टेशन लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब यदि कोई अंतरिक्ष यात्री 1 साल के लिए स्पेस स्टेशन में है और वह इस गति से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो सबसे पहले उसकी उम्र पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में कुछ मिली सेकंड या 1 सेकंड कम गति से बढ़ेगी। मान लीजिए पृथ्वी पर मेरी उम्र 1 साल में 364 दिन 23 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड बढ़ती है, तो इसी अवधि में स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री की उम्र 364 दिन 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड होगी, यानी कि मुझसे 1 सेकंड कम। एक सरल मैथमेटिक फार्मूला ये है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। जब चाल अधिक होगी तो समय अपने आप कम हो जाएगा। अब अंतरिक्ष यात्री के शरीर पर दूसरा असर ये होगा कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण उसके कान का फ्लूइड ज़ीरो ग्रेविटी का काफ़ी अभ्यस्त हो जाएगा, और जब वो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आएगा तो काफ़ी लंबे समय तक उसे चक्कर आते रहेंगे, क्योंकि कान का फ्लूइड ही शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तीसरा, ज़ीरो ग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्रियों की लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ अंतरिक्ष यात्री तो कुछ ही महीनों में लगभग 2 इंच तक लंबे हो जाते हैं।
चौथा, अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर रेडिएशन यानी विकिरणों का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें इस प्रभाव से बचाए रखता है, लेकिन अंतरिक्ष में हमारे पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। पांचवा, यदि अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करनी है तो यह हाइबरनेशन द्वारा ही संभव हो सकता है। हाइबरनेशन को जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि आपने ध्रुवीय भालू, मेंढक और ऐसे कई जीव देखे होंगे जो कठिन या चरम मौसम होने पर कई महीनों के लिए सो जाते हैं, और जब अनुकूल मौसम आता है तब वो जाग कर सामान्य जीवन जीने लगते हैं। इसे ही हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन में मेटाबॉलिज्म की दर बहुत कम हो जाती है, और ऐसा होने पर उम्र का बढ़ना भी बहुत धीमा हो जाता है। और मान लीजिए यदि किसी अंतरिक्ष यात्री को किसी ऐसे ग्रह पर जाना है जहां पहुंचने में ही 300 या 500 साल लग सकते हैं, तो इतने लंबे समय तक कोई इंसान जीवित ही नहीं रहता। और यदि इंसान को इतने लंबे समय तक जीना है तो हाइबरनेशन यानी निद्रा में जाना ही होगा, ताकि मेटाबॉलिज्म रेट कम से कम हो जाए, साथ ही उम्र का बढ़ना भी। तो ये कुछ ऐसे नियम और प्रभाव है जो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले इंसानों पर लागू होते हैं। हालांकि इनके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन मोटे तौर पर वो सभी इन 5 नियमों के अंदर ही आ जाते हैं। अब बात करते हैं महाभारत की उस कहानी के बारे में जो समय यात्रा का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन करती है और उन सभी पहलुओं को उजागर करती है जो लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आधुनिक विश्व में समय यात्रा और समय यात्रा की अवधारणा कितनी पुरानी है, क्योंकि कई लोग यह आरोप लगा सकते हैं कि महाभारत में यह कहानी वैज्ञानिकों की कल्पनाओं से लेकर डाल दी गई है। तो देखिए, वर्ष 1899 या 1900 तक को आधुनिक विश्व में कोई भी इंसान अंतरिक्ष में नहीं गया था। इसीलिए मानव पर अंतरिक्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी सटीक जानकारी नहीं हो सकती। मान लीजिए किसी कहानीकार या उपन्यासकार ने आज से लगभग 500 साल पहले भी ये कल्पना की थी कि इंसान अंतरिक्ष में जाएगा तो ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन महाभारत तो इससे भी हज़ारों साल पुरानी है। और इसे ज़्यादा पुराना ना भी माना जाए तो 1375 ईस्वी में भारत में भक्ति काल शुरू होता है, यानी आज से लगभग 700 साल पहले। और भक्ति काल में भी गीता जैसे ग्रंथों से संदर्भ लेकर जन जागरण किया जा रहा था। और गीता महाभारत का ही एक भाग है, जबकि उस समय मुस्लिम आक्रमण अपनी चरम सीमा पर था। इसका मतलब यह है कि महाभारत कम से कम 700 या 800 साल पुराना तो होना चाहिए। और यदि कोई ऐसी किताब जो 800 साल पहले अंतरिक्ष और समय यात्रा का वैज्ञानिक वर्णन कर रही है, तो आप उसे सच मानेंगे या झूठ, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। हालांकि महाभारत दासराग युद्ध से भी पहले घटित हो चुका था। खैर, महाभारत में राजा काकुदामी की कथा मिलती है, जिसमें पृथ्वी पर काकुदामी की पुत्री देवी रेवती की शादी के लिए कोई भी उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था। तब राजा काकुदामी इस समस्या को लेकर ब्रह्मलोक जाने के बारे में विचार करते हैं। राजा काकुदामी और देवी रेवती को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान की व्यवस्था की जाती है। वैसे कई लोग कहते हैं कि सतयुग में या फिर देवी देवता के पास गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की एक शक्ति थी। यह बात लॉजिक से कुछ हटकर है, और यदि ऐसा होता तो राजा काकुदामी और देवी रेवती के लिए अंतरिक्ष यान नहीं मंगवाना पड़ता। हालांकि टेलीपोर्टेशन एक ऐसी तकनीक है
जिसके द्वारा बहुत ही तेज गति से ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी मुझे इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो राजा काकुदामी और देवी रेवती को ब्रह्मलोक ले जाया गया, जो इतनी दूर था कि ये लोग लगभग सोते हुए वहाँ पहुँचे। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इन्होंने हाइबरनेशन किया, जो कि लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि इनएविटेबल है। इसके बाद ब्रह्मलोक में दोनों ब्रह्मा जी से भेंट करते हैं और उन्हें अपने आने का कारण बताते हैं। कारण होता है देवी रेवती के लिए उपयुक्त वर का ना मिलना। काकुदामी ब्रह्मा जी को एक सूची देते हैं जिसमें उन लोगों या राजाओं के नाम होते हैं जिन्हें उन्होंने चयन सूची में रखा था। जब ऐसा होता है तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि जितने समय में आप दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं उतने समय में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। जिन राजाओं की सूची आपने मुझे दी है उनमें से कोई भी अब जीवित नहीं है। आपके सगे संबंधी, आपका राज्य, आपका नगर, सब कुछ नष्ट होकर पूरी तरह बदल चुका है। और इस कथन से ये साफ पता चलता है कि उन्होंने इतनी तेज़ गति से स्पेस ट्रैवल किया था कि समय उनके लिए धीमा हो गया, जैसा कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भी होता है। यदि दूसरे तरीके से कहा जाए तो समय का उनके शरीरों पर उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ा जिस तरह पृथ्वी पर पड़ता है। इस बात को लेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंस ने भी साबित किया है कि तेज़ गति पर समय धीमा हो जाता है उन लोगों के लिए जो उस गति पर यात्रा कर रहे हैं। अब राजा काकुदामी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि आप वापस जाइए और जब तक आप पृथ्वी पर वापस पहुंचेंगे तब तक आपको श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम के रूप में देवी रेवती के लिए उपयुक्त वर मिल चुका होगा। राजा खुश होकर वापस पृथ्वी की ओर यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने के बाद राजा और देवी रेवती की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि मान लीजिए कि महाभारत केवल 700 या 800 साल पुरानी है, तो भी इसके लेखक को कैसे पता चला कि लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा करने से और ज़ीरो ग्रेविटी में रहने से इंसानों का कद बढ़ जाता है। ये केवल कल्पना तो नहीं हो सकती, क्योंकि तब तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक या लेखक अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों का ठीक तरह से वर्णन नहीं कर रहा था। तब महाभारत के लेखक को कैसे पता चला कि अंतरिक्ष यात्रा के कारण मानव शरीर पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है और एक संकेत देता है कि पृथ्वी हमसे पहले एक या कई उन्नत टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशंस का घर रहा है। इसके बाद रेवती की लंबाई का श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम कैसे हल निकालते हैं, बाकी ये पूरी कल्पना है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन महाभारत की यह कहानी अंतरिक्ष यात्रा का पूरी तरह वैज्ञानिक वर्णन करती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब आप इस पर कितना विश्वास करते हैं और कितना विश्वास नहीं करते, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि हम यानी इंसान इस ब्रह्मांड की एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति नहीं है। इससे पहले भी हमसे लाखों गुना बुद्धिमान और उन्नत सभ्यताओं ने जन्म लिया होगा और हमारे बाद भी यही क्रम चलता रहेगा। और रही समय में आगे या पीछे जाने की बात, तो आप एक बात याद रखें कि शरीर के साथ ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है और चेतना ही अनुभवों का निर्माण करती है, जैसा कि हम मेटावर्स के मामले में भी देख चुके हैं।